उस पेंट हाउस की सबसे खास चीज सिटिंग एरिया में लगी हुई बहुत बड़े साइज की वो कैलीग्राफी थी, जिस पर इहदिन सिरात अल मुस्तकीम लिखा हुआ था, एक्वा ब्लू के शेड्स में और खताती के मुहक्कक स्टाइल में। उस कैलीग्राफी के अलावा सिटिंग एरिया में अगर कोई और पेंटिंग्स थी तो वो तजरीदी थी। सिटिंग एरिया में जगह जगह छोटे बड़े संगी मुजस्मे भी थे, और वो भी तकरीबन तमाम यूनानी देवमलाई देवियां थीं। वो बेलिबास थी या फिर ना होने के बराबर लिबास में बनाई गई थी। वो पेंट हाउस जैसे कबल इस्लाम के काबा जैसा मंजर पेश कर रहा था, जहां इहदिन सिरात अल मुस्तकीम की उस कैलीग्राफी के नीचे और इर्द गिर्द हर तरफ बुत ही बुत थे। पहली नज़र में कोई भी उस पेंट हाउस को सराहे बगैर नहीं रह सकता था। वो इंटीरियर करने वाले के उम्दा और अच्छे टेस्ट का अक्कास था, और पहली बार वहां आने वाले को कुछ देर के लिए महसूस करने की अहलियत रखता था। सिटिंग एरिया के बाहर ओपन टेरेस और रूफ गार्डन था, और उससे परे, बहुत परे पसे मंजर में समंदर का ठाठे मारता पानी और उसमें चलती फिरती कश्तियां थीं। सिटिंग एरिया को टेरेस से अलग करने वाली दीवार शीशे की थी, जिसमें चंद एक लकड़ी के पैनल थे, और जो भी सिटिंग एरिया में खड़ा होता वो टेरेस और वहां से दूर समंदर की लकीर बिना किसी दिक्कत के देख सकता था। उस पेंट हाउस के सिटिंग एरिया में उस कैलीग्राफी, मुजस्समों और पेंटिंग्स के अलावा दूसरी नुमाया चीज उसकी एक वॉल के साथ रखे एक शेल्फ में अवार्ड्स, ट्रॉफीज और शील्ड्स का एक अंबार था, और उसी शेल्फ के ऊपर दीवार पर लगे हुए बहुत से फोटो फ्रेम्स, जिनमें एक मर्द बहुत से फंक्शंस और इवेंट्स में बहुत से नामवर अदाकारों और अदाकाराओं के साथ नजर आ रहा था। और कुछ फ्रेम्स में वो मुख्तलिफ मैगजीन्स के सरे वर्क मुख्तलिफ हेडिंग्स के साथ नजर आ रहा था। अवार्ड्स और उन फोटो फ्रेम्स की वो दीवार उस कैलीग्राफी की दीवार के बिल्कुल सामने थी, और दोनों दीवारों के दरमियान मौजूद सिटिंग एरिया में बैठने के लिए मुख्तलिफ शक्लों और किस्मों का फर्नीचर सजा हुआ था। वो गिलास पेंट हाउस कल्बे मोमिन की वो जन्नत थी, जिसके इश्क में वो मगन रहता था, और वहां होने वाली पार्टीज में शरीक होने वाले उसके दोस्त भी। वो इंडस्ट्री का नामवर फिल्म डायरेक्टर था, जो एक एड एजेंसी भी चलाता था, और कमर्शियल फिल्म्स करने से पहले वो पाकिस्तान की चंद बड़ी एड एजेंसीज के साथ आर्ट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुका था, और इस वक्त वो पाकिस्तान के चंद बेहतरीन नौजवान आर्ट और कमर्शियल फिल्म डायरेक्टर्स में से एक माना जाता था। उस शेल्फ पर मौजूद शील्ड्स, अवार्ड्स और ट्रॉफीज की तादाद जैसे उसके स्टेटस को मजीद रेनिफोर्स करने के लिए काफ़ी थी। रुशना कदवाई उस वक्त अपने टीवी शो के लिए कल्बे मोमिन का इंटरव्यू करने के लिए उसके पेंट हाउस पर अपने क्रियो के साथ मौजूद थी, और उस जगह को देखकर वो वैसे ही शॉक्ड हुई थी जैसे वहां पहली बार आने वाला कोई भी विजिटर हो जाता। उसने कल्बे मोमिन के बारे में जितना सुन रखा था, उतनी ही शोहरत उसने इस पेंट हाउस की नाइट पार्टीज की भी सुन रखी थी, और आज वो बिल आखिर महीनों के बाद कल्बे मोमिन से इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट लेने में कामयाब हो गई थी। उसका क्रियो इस वक्त सिटिंग एरिया के एक हिस्से को उस इंटरव्यू के लिए मुंतखब करके वहां लाइटिंग वगैरह करने और कैमरा एडजस्ट करने में मसरूफ था, और रुशना कदवाई कल्बे मोमिन के असिस्टेंट के साथ गपशप करने में, जिसने उन्हें यहाँ रिसीव किया था और जो इस इंटरव्यू के लिए कल्बे मोमिन से कोऑर्डिनेशन कर रहा था। अगली फिल्म के लिए ऑडिशन कब से स्टार्ट कर रहे हो तुम लोग? रुशना कदवाई ने मोमिन के असिस्टेंट दाऊद से पूछा था। वो रूटीन की चिट चैट थी। अगले हफ्ते से शुरू कर रहे हैं, दाऊद ने जवाबन घड़ी देखते हुए कहा। मोमिन आमतौर पर हमेशा वक्त पर आता था, आज वो गैर मामूली तौर पर 10 मिनट लेट था। अच्छा, तो सारी कास्ट ही नहीं उठाओगे तुम लोग? रुशना ने मजीद कुरीदा।
हाँ, वो तो जाहिर है मोमिन ने अपनी तीनों फिल्म्स में अभी तक मेन कास्ट में किसी को रिपीट नहीं किया। दाऊद ने खड़े खड़े अपने मोबाइल पर मोमिन को टेक्स्ट करते हुए कहा और फिर साथ ही एक्साइटेड अंदाज में रुशना से कहा, ही इज हेयर। दाऊद ने पलटकर किसी को सलाम किया और रुशना कुदवाई ने बेइख्तियार पलटकर देखा था। उस पेंट हाउस का मालिक जितना पिक्चर में परफेक्ट होना चाहिए था, मोमिन वैसा ही लग रहा था। वो धारीदार सफेद और ब्लू स्लिम फिट आधे बाजुओं वाली कॉटन शर्ट और डॉकर्स की खाकी जीन्स में वैसे वाली ही स्टाइलिश टॉम फोर्ड के जूते पहने हुए था और बेहद इनफॉर्मल लिबास में होने के बावजूद एक बेहद फॉर्मल लुक लिए हुए था। रुशना कुदवाई के लिए कल्बे मोमिन का चेहरा उसे ना मिलने के बावजूद अजनबी नहीं था। वो दर्जनों पार्टीज और अवार्ड शोज में उसे देख चुकी थी, मगर उसके घर पर वो पहली बार उसे देख रही थी और पहली बार उससे डायरेक्ट आमना सामना हो रहा था। कल्बे मोमिन क्रिस्मेटिक था, ये उसने कई लोगों से सुना था, मगर वहां उसके आमने सामने खड़े उससे मिलते हुए पहली बार उसने उसकी मकनातीसियत महसूस की थी। मैं लेट तो नहीं हुआ? उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसने खुशगवार लहजे में रुशना से पूछा था। बहुत ज्यादा नहीं, वो जवाबन हंसी। वो उसे नर्वस कर रहा था और अपने जर्नलिस्टिक कैरियर में ये रुशना के साथ बहुत कम हुआ था। लाइटिंग ठीक नहीं है। वो रुशना को वहीं खड़ा छोड़कर आगे बढ़ा और अब उस जगह को देख रहा था जहां इंटरव्यू के लिए लाइट्स और कैमरे लगाए गए थे। वो रुशना के किसी रद्द अमल का इंतजार किए बगैर डीओपी के मॉनिटर पर फ्रेम देखने लगा और इससे पहले कि रुशना या उसकी टीम में से कोई भी कुछ कहता, वो लाइटमैन को हदायत देने लगा। 5-7 मिनट बाद उसने मोमिन को दोबारा मॉनिटर पर झुकते देखा और फिर एक लम्हे बाद ही वो सीधा हो गया और उसने रुशना को मुखातिब किया। अब ये बिल्कुल ठीक है। वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट था, ये उसने कई लोगों से सुना था जो उसके साथ उसके एड्स और फिल्म्स में काम कर चुके थे, लेकिन उसका अमली मुजाहिरा उसने कल्बे मोमिन से अपनी पहली मुलाकात में ही देख लिया था। रुशना कुछ नदामत वाले अंदाज में मॉनिटर की तरफ गई थी। उसकी जगह कोई भी होता तो इसी कैफियत का शिकार होता, क्योंकि वो ये तवक्को नहीं कर रही थी कि जिससे वो इंटरव्यू लेने जाएगी वही उसके क्रियू का कोई ना कोई नुक्स पकड़कर सामने रख देगा। मॉनिटर फ्रेम पर नजर डालते ही रुशना मोमिन को दाद दिए बगैर नहीं रह सकी। ये वो वाला फ्रेम ही नहीं लग रहा था जो वो चंद लम्हे पहले अपने इस मॉनिटर पर देखकर हटी थी। कैमरे के एंगल और लेंस की मामूली एडजस्टमेंट और 1-2 लाइट्स की दोबारा प्लेसमेंट ने उस फ्रेम को बिल्कुल बदल दिया था। मोमिन अपने काम का माहिर था, उसे ये बात मानने में उस लम्हा कोई आर नहीं हुआ था। वो खड़े होकर उससे बात करना चाहती थी और उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, मगर पलटने पर उसने उसे वहां से बहुत दूर दाऊद के साथ गुफ्तगू करते हुए पाया। यूं जैसे उसे पता था कि उसके फ्रेम में कोई खामी होगी ही नहीं और उसे उसकी तारीफी रिमार्क्स की भी जरूरत ना हो। वो काबिल रश्क हद तक पुरइत्माद था। रुशना को हाथ में पकड़े इंटरव्यू के लिए तैयार किए गए सवालनामा को देखने की जरूरत महसूस हुई। वो नहीं चाहती थी वो उसमें से भी किसी सवाल पर कोई एतराज करता। कल्बे मोमिन फिल्म इंडस्ट्री में आपका कैरियर ही केम ही सा ही कॉन्गर्ड की बेहतरीन मिसाल करार दिया जा सकता है। क्या आपके लिए सब कुछ इतना ही आसान रहा है? वो बिल आखिर इंटरव्यू के लिए बैठ गए थे और इब्तदाई चिट चैट के बाद रुशना कुदवाई ने उससे पहला अहम सवाल किया था। सवाल करते हुए उससे नजर मिलने पर रुशना कुदवाई को एहसास हुआ कि कल्बे मोमिन की आंखें बेहद तेज और चमकदार थीं और उससे नजर मिलाकर बात करते रहना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता था। कल्बे मोमिन को वो अगर एक लफ्ज में दोबारा कहीं बैठकर बयान करती तो वो एतमाद होता। उसने इंडस्ट्री के बहुत कम लोगों में इतना एतमाद देखा कि वो दूसरे को कंफ्यूज करना शुरू कर देता था।
टांग पर टांग रखे कुर्सी के दोनों बाजुओं पर हाथ रखे उसने रुशना का सवाल सुना, मुस्कुराया और फिर कहा, इससे भी ज़्यादा आसान रहा है मेरा सफ़र। मैं मानता हूँ मैं खुशकिस्मत रहा हूँ। ना इस फील्ड में आने के लिए मुझे किसी मुखालिफत का सामना करना पड़ा। उसने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया था। रुशना ने उसके बारे में बहुत कुछ सुना था और उसमें एक बात ये भी थी कि वो फ्लर्ट था, मगर अब तक मोमिन के साथ बातचीत में उसे मोमिन के किसी अंदाज में उसके फ्लर्ट होने का इशारा नहीं मिला था। वह उससे बेहद जेंटलमैनली तरीके से बात कर रहा था। उसके जवाब के दौरान रुशना कदवाई का जहन कहीं और मसरूफ़ था। उसके खामोश होने पर भी वो चंद लम्हे उसे देखती रही थी, यूँ जैसे उसके मज़ीद कुछ कहने की मुंतज़िर हो, लेकिन फिर उसे अंदाज़ा हो गया कि वो बात ख़त्म कर चुका है और उसके अगले सवाल का मुंतज़िर था। आपकी फैमिली में कोई और भी इस फील्ड में है? रुशना को अगला सवाल वैसे ही याद आया था। कोई नहीं, खटाक से जवाब आया था और इस सवाल के साथ ही रुशना कदवाई के लिए इंटरव्यू के सबसे दिलचस्प हिस्से का आगाज़ हो गया था। अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं, कहाँ पैदाइश हुई, कौन कौन है आपकी फैमिली में? रुशना ने जितनी दिलचस्पी से यह सवाल पूछा था, जवाब का आगाज़ उतनी ही गैर दिलचस्पी से दिया गया था। मेरी पैदाइश तुर्की में हुई। फ़ादर का ताल्लुक़ तुर्की से था और मदर का पाकिस्तान से। बहन भाई कोई नहीं है और दोनों की डेथ हो चुकी है। रुशना उसके जवाब पर बेइख्तियार चौंकी। ओह, तो इसीलिए आपके फीचर्स इतने देसी नहीं हैं। मीडिया में भी ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं होगा कि आपके पेरेंट्स का ताल्लुक़ तुर्की से है। कितना अरसा रहे आप तुर्की में? बचपन तकरीबन सारा वहीं गुजरा, नौजवानी का कुछ हिस्सा। उसके बाद मैं अमेरिका चला गया था। हाई स्कूल के बाद तकरीबन 6-7 साल वहाँ रहा और 7-8 साल से अब पाकिस्तान में हूँ। वो बेहद संजीदगी से बता रहा था। रुशना को उसकी संजीदगी समझ में नहीं आई थी। पेरेंट्स में कोई और मीडिया या फाइन आर्ट से मुंसलिक रहा? वो इस बार चंद लम्हों के लिए उसके सवाल पर खामोश रहा और फिर उसने कहा, मेरे फादर एक कैलीग्राफर थे। वेरी इंटरेस्टिंग, रुशना कहे बगैर नहीं रह सकी। मगर मैं बहुत छोटा था जब उनकी डेथ हो गई। और आपकी मदर? रुशना ने बेसाख्ता पूछा। मोमिन बेसाख्ता चौंका, फिर उसने उसी रवानी से कहा, वो हाउस वाइफ थी। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि आपके फादर तुर्किश थे और मदर पाकिस्तानी और उनकी शादी हुई। क्या ये लव मैरिज थी? रुशना पूछे बगैर नहीं रह सकी। इंटरव्यू मेरे बारे में है ना? जी आप ही का है। रुशना गड़बड़ाई। तो मेरे बारे में ही बात कीजिए, मोमिन ने अगला जुमला कहा। रुशना ने उसकी साफ गोई के बारे में भी बहुत सुना था, मगर उसका इतना बरवक्त इजहार वो तवक्को नहीं कर रही थी। कैलीग्राफी से कमर्शियल फिल्म मेकिंग तक ट्रांजिशन या सफ़र, आप इसे जो भी कहें, ये कुछ अजीब है। वो मोमिन से पूछे बगैर नहीं रह सकी। मोमिन के माथे पर वो बल दोबारा आए थे। कैलीग्राफी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, वो मेरे फादर करते थे। मैं अमेरिका से फिल्म मेकिंग ही पढ़कर आया हूँ और शुरू से फिल्म मेकिंग ही कर रहा हूँ। सिर्फ फ़र्क ये है कि पहले वो एड फिल्म्स थीं, अब कमर्शियल, उसने तफसील से बताया। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि अगर आपके फादर कैलीग्राफी करते थे तो यकीनन मजहबी असर होगा आपकी फैमिली में। और उसने पहली बार रुशना को इंटरव्यू के दौरान ही टोक दिया था। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये इंटरव्यू मेरे बारे में है, तो आप सवालों का फोकस मुझ पर ही रखें। मेरे पेरेंट्स क्या करते थे और क्या नहीं, इंटरव्यू उसके बारे में नहीं है। रुशना को समझ नहीं आई वो किस बात की वजह से इतना इरिटेट हुआ था। उसने उसके माँ बाप के हवाले से कोई काबिल एतराज़ सवाल नहीं किया था, मगर वो इस वक्त कल्बे मोमिन से आर्गूमेंट नहीं कर सकती थी। उसके पास वक्त महदूद था और सवाल लामहदूद। आपकी फिल्म्स में ग्लैमर की भरमार होती है,
औरत को एक ऑब्जेक्ट के तौर पर पेश किया जाता है। ज़्यादातर क्रिटिसाइज का कहना है कि अगरचे आपकी फिल्म विजुअली एक मास्टरपीस की तरह होती है और जितनी खूबसूरती से आप अपनी हीरोइन को फिल्म स्क्रीन पर एक डाइवा के तौर पर एक्सपोज करते हैं, इंडस्ट्री का कोई दूसरा डायरेक्टर नहीं कर सकता। आप अपनी हीरोइन को ऑब्जेक्ट ऑफ फैंटेसी बना देते हैं। उसने रुशना को दोबारा टोका और कहा, आपका सवाल क्या है वो पूछें, क्रिटिसाइज क्या कहते हैं वो मैं जानता हूँ। रुशना ब्लश हुई, उसे अंदाज़ा नहीं था वो उसे इस तरह टोकेगा। मेरा सवाल ये है कि आपकी फिल्म्स क्रिटिसाइज की नज़र में चीप इंटरटेनमेंट के सिवा कुछ नहीं, वो आपकी नज़र में क्या है? रुशना ना चाहते हुए भी इस बार रूड हुई थी। और ये क्रिटिसाइज वो लोग हैं जो दूसरों की हिट फिल्म्स पर अपने फ्लॉप रिव्यूज़ लिख लिख कर 5 मिनट के लिए फेमस होना चाहते हैं। उसका वैसे ही लोहा तोड़ जवाब आया था। मेरी नज़र में मेरी फिल्म्स मेरे लिए ऑब्जेक्ट ऑफ फैंटेसी हैं। मैं वो बनाता हूँ जो मुझे इंटरटेन करता है और वो अच्छी है या बुरी उसका फैसला बॉक्स ऑफिस करता है। क्रिटिसाइज के 2 और 3 स्टार रिव्यूज़ नहीं, उसने बात जारी रखते हुए कहा। आप जो भी कहें, यह बात तो एक फैक्ट है। आप अपनी फिल्म्स में औरत को एक ऑब्जेक्ट के तौर पर पेश करते हैं। वो एक बारबी डॉल से ज़्यादा कुछ नहीं होती। ग्लैमर, ग्लैमर और ग्लैमर, रुशना ने अपनी बात पर असरार करते हुए कहा। कल्बे मोमिन की साफ गोई ने यकदम जैसे उसे भी बेहद साफ गोह बना दिया था। ये कल्बे मोमिन नहीं करता, ये पूरी दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री करती है। 80% फिल्म्स औरत ही के गिर्द घूमती हैं, उसके जिस्म, उसकी खूबसूरती, उसके ग्लैमर के गिर्द। मैं वो आर्ट फिल्म्स बनाना नहीं चाहता जिसको देखने के लिए क्रिटिसाइज सिनेमा भी नहीं जाए और सिर्फ ट्रेलर देख देख कर वर्ल्ड क्लासिक करार देते हैं। आप बहुत ब्लंट हैं, रुशना कहे बगैर नहीं रह सकी। ये खामी है क्या? उसने पूछा। नहीं, मैं जानती हूँ ये आपकी कामयाबी की अनायत है। कामयाबी में हर शख्स ब्लंट होता है, रुशना ने कहा। वो इस बार मुस्कुराया और उसने कहा, मैं नाकामी में भी इससे ज़्यादा ब्लंट होऊंगा, डोंट वरी। रुशना भी मुस्कुरा दी थी। अब अगर कामयाबी के बारे में बात शुरू हो गई है तो आप बताएं कि आपके नज़दीक कामयाबी क्या है? कामयाबी वो है जो सर चढ़कर बोले, जिसके बारे में मैं नहीं दुनिया बात करे। लोग आप जैसा बनने के लिए आपसे जेलस हों। मैं एनिमी की बात नहीं कर रहा, जेलसी की बात कर रहा हूँ। स्टेज पर आप खड़े हों और नीचे दुनिया का हर शख्स आपका दुश्मन। रुशना को लगा वो मजाक कर रहा है, मगर उसके चेहरे का इत्मीनान रुशना के इस अंदाजे की नफी कर रहा था। कामयाबी की मुद्दत होती है और मुद्दत गुजर जाती है, रुशना ने जैसे उसे याद दहानी करवाई। फिर दुश्मनों और हासिदीन के इस ग्रोह का आप क्या करेंगे? फिर ये मेरे साथ नहीं होंगे, अगले कामयाब आदमी के पीछे होंगे। वो उसी तरह इत्मीनान से मुस्कुराया। रुशना उसकी हाजिर जवाबी से महजूज हुई। आज अवार्ड्स हो रहे हैं, आप और आपकी फिल्म नॉमिनेटेड है, क्या तवक्कुआत हैं? रुशना ने आखिरी सवाल किया। आई विल विन ऑल, कल्बे मोमिन ने उसी पुरएतमाद लहजे और गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा जो रुशना को उसका शनाख्ती निशान लगी थी। और अगर ना जीत सके तो? वह पूछे बगैर नहीं रह सकी। आई विल बाइकॉट द अवार्ड्स, उसी रवानी और इत्मीनान से जवाब आया। यह फेयर प्ले तो नहीं है, रुशना ने बेसाख्ता कहा। मैं फेयर प्ले पर यकीन भी नहीं रखता, कल्बे मोमिन ने मुस्कुराते हुए अपने कॉलर से माइक उतारते हुए कहा।